गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई वेलकम यू ऑल ऑन द परिश्रम विद्यापीठ। फ्रेंड्स, आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स 2026 में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसका हमने ट्रेंड एनालिसिस करके जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं उस बेसिस पे हमने इसको शॉर्टलिस्ट किया है। तो जैसा हमने बात की थी ऐसे कि 50 टॉपिक्स हम डेली 2 टॉपिक लेके आएंगे ताकि आपके 25 डेज में ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। क्लियर है? तो उसी में हम स्टार्ट करते। आज हम फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करेंगे एंड उसके पहले कोड, डोंट काउंट द आवर्स यू स्टडी, मेक द आवर्स काउंट। राइट? आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं आप उसको मत गिनिए, घंटों को आपको गिनने दीजिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? बहुत बड़ी बात की गई है बहुत कम शब्दों में। ठीक, चलिए इसके आगे हम बढ़े तो आगे हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स में हम देखें, कल हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें पीवाईक्यू हमने फंडामेंटल राइट्स के करे थे। तो उसमें हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या है? दे आर द बेसिक राइट्स। ठीक है? फंडामेंटल राइट्स, अलग अलग प्रकार के राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो उसमें ये लीगल राइट्स होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स मोस्टली वो राइट्स हैं जो आपके संविधान में, ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में 12 से लेके 35 तक जितने भी राइट्स दिए हुए हैं उनको फंडामेंटल राइट कहा गया है, मौलिक अधिकार कहा गया है। ठीक है? तो बेसिकली दीज आर द बेसिक राइट्स विच गारंटीड फ्रीडम, विच गारंटीज टू द इंडिविजुअल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा खुद वो दिए गए हैं। ठीक है? अब ये जरूरी क्यों है? दे आर नेसेसरी फॉर द पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है? लोगों की लिबर्टी के लिए, डिग्निटी के लिए, ताकि लोग जो है वो डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। ठीक है? उसके लिए दिया गए है। ठीक है? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, ह्यूमन वैल्यू को प्रमोट कर सके। अब बेसिक फीचर जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। जस्टिशिएबल का मतलब क्या है? दो चीज होती है, जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल। जैसे कि डीपीएसपी जो है वो, डीपीएसपी आर मोस्टली नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। इसका मतलब है बेसिकली कि आप कभी भी, आपका अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप जो है वो कहाँ जा सकते हैं? आप बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जा सकते। ठीक है? के बाद हम बात करें कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है? सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी वो कराची सेशन में की गई थी। कमेंट करके आप जल्दी से बताइए कराची सेशन 1931 में किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था? ठीक है? किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था? ठीक है? आपको इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप कमेंट करके बताइए। बेसिकली उस समय एडॉप्शन लिया गया था अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन द इकोनॉमिक पॉलिसी। सबसे पहली बार तब उसमें बात की गई थी इंडिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है? उसमें सिविल लिबर्टीज और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की भी बात की गई थी। तो जब हमने संविधान बनाना चाहा तो उसके इन्फ्लुएंस में लेके हमने उसको बनाया। ठीक है? कराची सेशन, सबसे पहले फंडामेंटल राइट की जब दुनिया में हम बात करें तो मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? बिकॉज इट वॉज इन 1215 दैट कि किंग जॉन जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है? 1215 में एज अ मैग्ना कार्टा। ठीक है? देन इशूड इन इंग्लैंड बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के नाम से, पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, वो बिल ऑफ राइट के नाम से आपको इंग्लैंड में क्रांति के बाद आपको वो वहाँ पे 1689 में देखने को मिला है। ठीक है? 1689 में वो देखने को मिला है। फिर हम बात करें 1776। ठीक है? यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यूएस के इंडिपेंडेंस के बाद यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिला है 1776 में। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद ही देखने को मिला था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1789 में आपको ये डिक्लेरेशन देखने को मिलते हैं, ये पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स का। देन 1948 में यूनाइटेड नेशन द्वारा ये लिया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये आपको टाइमलाइन देखने को मिल रही है। और एट लास्ट इन 1950 हमारे संविधान द्वारा इसको लिया गया। हाँ, ठीक है? तो इतना आपको पूछा नहीं जाएगा संविधान में इसका। आपको मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो, हाँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से ज़रूर आते हैं। हमने कल पीवाईक्यू किया था, उससे भी हमने देखा था 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक,
नेक्स्ट हम बात करें निमोनिक से, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो पढ़ाया जाने वाला है, जो शॉर्ट ट्रिक्स, आपको वो निमोनिक और शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर ले, मोस्टली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अभी आपका होगा सर, आपने तो बोला कि सर 12 से 35 तक है, तो 12 से 35 तक उसके सब राइट्स हैं, बट बेसिक अगर हम बात करें कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। और ये 6 फंडामेंटल राइट्स को आप इस निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं, दैट इज इक्वल फ्रीडम एक्सप्लेन रिलीजियस एंड कल्चरल रेमेडीज, ठीक है। तो इक्वल फ्रीडम, इक्वल से आएगा आपका इक्वालिटी, फ्रीडम से आएगा आपका फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, एक्सप्लेन से आएगा आपका एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजियस से आएगा आपका राइट टू रिलीजियस रिलीजन, देन कल्चरल से आपका आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और रेमेडीज से आएगा आपका आर्टिकल 32, दैट इज रेमेडीज। तो निमोनिक होगा इक्वल फ्रीडम एक्सप्लेन रिलीजियस एंड कल्चरल रेमेडीज, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 से 18 के बीच है, फ्रीडम आपका 19 से 22 के बीच है, देन एक्सप्लॉइटेशन का 23-24 है, रिलीजियस का आपका 25-28 है, कल्चरल की हम बात करें तो 29-30, एंड लास्ट रेमेडी का जो है वो आर्टिकल 32 देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट हम बात करें राइट टू इक्वालिटी की, तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो बेसिकली गारंटीज द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब कि आर्टिकल 14 जो है वो आपको गारंटी प्रोवाइड करता है किस चीज़ की, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। उसके बाद आर्टिकल 15 जो है वो आपका डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। रिजर्वेशन मोस्टली जो है वो यहाँ पे आर्टिकल 15 और 16 में दिया हुआ है। डिफरेंस क्या है, 16 में आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और 15 में आपका मोस्टली एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इसको याद रखना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इट अलाउज स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन्स, चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो स्पेशल प्रोविजन किस किस को दिया है, बैकवर्ड क्लासेस को, चिल्ड्रन को और विमेन को। बैकवर्ड क्लासेस में मोस्टली आपके SC ST OBC देखने को। देन आर्टिकल 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है विद एक्सेप्शंस फॉर रेसिडेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, रेसिडेंस रिक्वायरमेंट के। आर्टिकल 17 जो है वो आपका क्या है, इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। हमने कल PYQ में भी देखा था, बहुत बार पूछा गया था, आर्टिकल 17 जो है वो आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, एंड इट फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस। तो अनटचेबिलिटी को जो भी फॉलो करता है वो पनिशेबल ऑफेंस देखने को मिलता है। सो आर्टिकल 17 17 मतलब खतरा, और खतरा मीन्स अनटचेबिलिटी, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल से रिलेटेड है ना, तो abolishes a title except for military and एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो टाइटल को अबॉलिश किया जाता है, मतलब कोई भी अपने नाम के आगे कोई भी महाराजा और इस तरीके की चीज़ें नहीं लगा सकता, ठीक है। तो इक्वालिटी में ये चीज़ देखने को मिलती है। अभी इसमें हम बात करें तो राइट टू इक्वालिटी में 14 से लेके 18 तक आपको सारे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, और 14 में सीधे सीधे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, 15 में आपके एजुकेशन से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है, 16 में एम्प्लॉयमेंट, 17 में अनटचेबिलिटी, 18 में टाइटल। तरीके से आप याद रखेंगे, 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम जो है वो आपका 19 से लेके 22 तक के बीच के 4 आर्टिकल हैं। इसमें 19 की जब हम बात करें तो आपको फ्रीडम तो दी जा रही है, बट फ्रीडम किससे दी जा रही है, 6 चीज़ की फ्रीडम दी गई है, ठीक है, 6 फ्रीडम दिए गए हैं। उसमें बेसिकली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि आपको बोलने की, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार, आपको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है। देन हम बात कर लें तो असेंबल, ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली पीसफुल असेंबली करने का आपको फ्रीडम दिया गया, बट आप स्ट्राइक कर सकते हैं क्या, नहीं, फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक आपको नहीं गई है, आपको असेंबल होने का है, बट वो पीसफुल होना चाहिए, आप किसी भी तरीके का वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है। पे हम बात कर लें अगेन, इट फॉर्म्स एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन करने की बात की गई है। देन अगेन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, देन मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रिसाइड कहीं भी रह सकते हैं, लास्ट इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन।
प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, कि आपको अगर कुछ आप काम कर रहे हैं, मतलब आपको कोई चीज ऑफेंस है ना, अगेंस्ट कन्विक्शन, तो आपको सीधे सीधे उस जुर्म के लिए एक्सपोज फैक्टो लॉ, मतलब कि ऐसे लॉ का आपको, ऐसे लॉ के थ्रू आपको ट्रीट नहीं कर सकते जो उस समय है ही नहीं, ठीक है। आपको एक मिस्टेक की सजा दो बार नहीं मिल सकती, ठीक है, एक ही गलती की सजा दो बार नहीं हो सकती, एक क्राइम की सजा दो बार नहीं हो सकती। आप खुद के अगेंस्ट आप जो है आपका वक्तव्य मान्य नहीं होगा, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। आर्टिकल 21 की हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली कल भी हमने देखा था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, कि जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी के अंदर हमने कल पढ़ा था राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो सब आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आर्टिकल 21A ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड आपको आर्टिकल 21A देखने को। आर्टिकल 22 की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 22 जो है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो 20 और 22 में कंफ्यूजन होता है। तो 20 जो है वो अगेंस्ट कन्विक्शन से है ना, कि आप अगर कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसके कन्विक्शन के लिए कुछ पर्टिकुलरली आपके राइट्स हैं, ठीक है, वकील के थ्रू होना, आप कोई लॉ समय क्रिमिनल, खास करके किसी क्राइम के लिए क्रिमिनल एक्ट अगर कोई है, तो अगर उस समय कोई लॉ नहीं है तो आपको बैकवर्ड जाके नहीं लगा सकते, बट सिविल में वो कर सकते हो, तो सिविल के लिए लॉ अलग है, क्रिमिनल के लिए अलग है, ठीक है। और 22 की जब हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 22 की, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो अरेस्ट और डिटेंशन के लिए ये आपको देखने को मिलता, ठीक है। अब दो प्रकार के डिटेंशन हो सकते हैं, एक तो प्यूनिटिव और एक प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब क्राइम होने के बाद, और प्रिवेंटिव मतलब क्राइम होने से पहले उसको बचाया कैसे जाए। के बाद हम बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपको एक तीसरा फंडामेंटल राइट है। इसमें दो आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज 23 और 24। अब 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, फोर्स लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर। और आर्टिकल 24 जो है वो आपका चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये उल्टा कंफ्यूज कर देता है कि 23 का 24 और 24 का 23, तो याद रखना 23 जो है वो फोर्स लेबर से है, और ये जो है वो चाइल्ड लेबर से है 24। तो फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर में फ़र्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी 23, ये दो चीज़ याद रखिएगा। चाइल्ड लेबर बेसिकली बिलो 14 ईयर्स इन दी हजार्डस ऑक्यूपेशन, ये भी याद रखेंगे। दूसरी बात, इस बात करें तो नेशनल एंड स्टेट कमीशन बॉडीज लाइक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ओवरसी द एनफोर्समेंट ऑफ द चाइल्ड राइट्स एंड द एंड ना। तो नेशनल कमीशन हम देखें तो 2006 में इसके चाइल्ड चिल्ड्रन के लिए बना हुआ है, स्पेशल कोड्स भी उनके लिए बने हुए, खास करके पॉक्सो रिलेटेड एक्ट के, ठीक। दूसरी बात करें, कई एक्ट्स ऐसे आए हैं जो एक्सप्लॉइटेशन से छुटकारा पाने के लिए आपको देखने को मिलते हैं। एक्सप्लॉइटेशन अगर कुछ हो रहा था तो उसके अगेंस्ट में ये लॉ लाए गए थे। तो आज़ादी के बाद से ही बात करें हम तो 1956 में एक लॉ आया था, दैट इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, कि अगर ट्रैफिकिंग हो रही है और इमोरल तरीके से हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए, उससे बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में आया था। ये आपसे पूछे जाते हैं मैच द कॉलम करके, ठीक है, कि कौन सा एक्ट कब आया था। 1976 की हम बात करें तो बॉन्डेड लेबर एक्ट आपका 1967 में आया था, बंधुआ मजदूर का। 1986 में आपका चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन, चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, तो आप इसके ईयर याद रखेंगे कब आया था। 2006 में चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट आया था, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते 2012 में आपका पॉक्सो एक्ट आया था, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, चिल्ड्रन से रिलेटेड। तो आप देखें तो चिल्ड्रन को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए 18 ईयर्स के नीचे, ये भी याद रखेंगे, पॉक्सो जो है वो 18 वर्ष की उम्र तक है, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी, हम बात कर लें गर्ल या बॉय के साथ, ये इसमें बॉय का भी इंक्लूड किया गया है, अगर इसको इंक्लूड किया जाता है तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस को रोकने के लिए। इसके अलावा हम बात कर लें तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस की हम बात कर लें 2015 में आया है, ठीक है। जुवेनाइल मतलब ऐसे लोग जो 16 से 18 वर्ष के बीच में है,
लेकिन जो बहुत हीनियस क्राइम किए हुए होते हैं या फिर कोई क्राइम किए होते हैं लेकिन वो उनकी उम्र 18 से कम है, तो उनको कहाँ भेजा जाता है? तो जुवेनाइल कहा जाता है सबसे पहले तो, ठीक है। तो उन्होंने क्राइम किया बट वो बालिग नहीं है, तो उनको ट्रीट कौन से लॉ के तहत किया जाता है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उनको ट्रीट किया जाता है। राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन की हम बात करें तो ये आपको 25 से 28 के बीच राइट टू रिलीजन देखने को मिलते हैं। 25 से 28 में आपका आर्टिकल 25 की हम बात करें, इट इज़ राइट टू कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन में, ठीक है। मतलब कि आपको अधिकार देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए भी एक्सेप्शंस है कुछ, ठीक है, कि आपके प्रचार प्रसार से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मोरालिटी समाज में बनी होनी चाहिए, ठीक है। सोशल वेलफेयर इसमें होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 26 की, तो आर्टिकल 26 में हम बात कर लें तो टू फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, मतलब ये आपके पास स्वतंत्रता होती है कि आप रिलीजियस अफेयर्स को, ठीक है, किसी भी तरीके से उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है, कि ये आपको सहूलियत होती है। तो उसमें हम बात कर लें रिलीजियस अफेयर्स के लिए, तो हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली इट establishes and maintain the institution for religious and the charitable purpose, मतलब कि मैनेज करना रिलीजियस अफेयर्स को, तो आपको चैरिटेबल एनजीओ बनाने की परमिशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाने की परमिशन दी जाती है ताकि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सके, ठीक है। आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन या मैनेज कर सके। इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन एक्वायर करने की परमिशन होती है। देन ये याद रखेंगे कि भाई 26 में इसको मैनेज करने के बारे में, रिलीजियस अफेयर के बारे में प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस का है। 27 में आपको पेमेंट ऑफ टैक्सेस का है, मतलब कि आपको फ्रीडम है, कोई भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता आपके मर्जी के विरुद्ध कि आप यहाँ पे पेमेंट करें, टैक्स भरें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जहाँ पे आप बिलोंग भी नहीं करते, तो ये आपको फ्रीडम है। 28 की हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब कि आपको ये सुविधा है, आपको ये कहा गया है कि आपको रिलीजियस फ्रीडम, मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आपको फ्रीडम है, आप चाहे तो ले सकते हैं वरना नहीं ले सकते, ठीक है। के बाद हम बात करें तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपके आर्टिकल 29 और 30 में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 29 और 30 की जब हम बात करते हैं, 29 इज बेसिकली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। अब यहाँ पे लिखा जरूर माइनॉरिटीज़ है बट वो मोस्टली सबके लिए है, क्यों? क्योंकि ये बात करता है टू प्रोटेक्ट द सेक्शन ऑफ सिटीजन, टू सेफ गार्ड देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। अब लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर तो हर किसी को बचाना, अकेले माइनॉरिटी को ही थोड़ी, ठीक है, तो मोस्टली सबके लिए है, ठीक है। पर ये क्या माइनॉरिटी के लिए जाता है कि भाई लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, खास करके वल्नरेबल को किसकी लैंग्वेज होगी, वल्नरेबल किसकी स्क्रिप्ट होगी, वल्नरेबल किसका कल्चर होगा, जो ऑब्वियसली माइनॉरिटी में है, ठीक है। बट ओवरऑल पर से हम देखें तो सबके लिए होता है कि वो भी कंसर्व कर सकते हैं। प्रोटेक्ट राइट ऑफ माइनॉरिटी टू प्रिजर्व देयर कल्चर, अपने कल्चर को बचाए रखने की। एंश्योर्स नो सिटीजन इज डिनाइड एडमिशन, है ना, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी के भी सिटीजन को बेसिकली डिनाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। देन आर्टिकल 30 की हम बात करें तो ये माइनॉरिटीज के लिए है, बेसिकली टू रन एंड टू स्टैब्लिश एंड रन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि बेसिकली ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज हैं ताकि उनके इस्टेब्लिशमेंट और उनके एडमिनिस्टर हो सके किसका एजुकेशनल, ये आपको देखने को मिलता है। दूसरा, इट ग्रांट्स राइट्स एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, है ना। अब हम बात कर लें कि भाई माइनॉरिटी को किस आधार पे माइनॉरिटी कहा गया, माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है। तो भाई दो तरीके से आप माइनॉरिटी में आ सकते हैं, एक तो आप रिलीजियस सेंस में या लिंग्विस्टिक तौर पे, कि आप अब माइनॉरिटी में कब है, ताकि आपकी लैंग्वेज के बेसिस या फिर आपके धर्म के बेसिस, ठीक है। तो दो ही आधार हमारे संविधान में दिया हुआ है, तीसरा और कोई नहीं। माइनॉरिटी आप रिलीजियस या फिर दूसरा क्या है,
लिंग्विस्टिक आधार पे ही हो सकता है। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, दो ही चीज़ आपको लिखी गई है संविधान में, सो दैट दे कुड ग्रांट एस्टैब्लिश, उनके खुद के इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मुस्लिम्स के मदरसा हो गए, ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट टेम्पल इंस्टीट्यूशन भी आप देखते हैं, तो वो माइनॉरिटी में आपको देखने को मिलते हैं। इट एंश्योर द ऑटोनॉमी ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 30 जो है उनकी ऑटोनॉमी को मेंटेन रखने की उनको इजाज़त देता है, ठीक है। अब ये आर्टिकल बेसिकली स्टेट को भी बोलता है कि भाई आप भेदभाव किसी के साथ नहीं कर, ठीक। देन आर्टिकल 32 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये क्या है, बेसिकली कंसिडरिंग फंडामेंटल राइट एज जस्टिशिएबल इन नेचर, ठीक है, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट किस लॉ के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो वो लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में आर्टिकल 32 के तहत। तो इट अलाउज इंडिविजुअल टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाज़त मिलती है फॉर इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल, क्लियर है। तो आप आर्टिकल 32 के अगेंस्ट, आर्टिकल 32 के थ्रू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो याद रखना के तहत आर्टिकल 32। अब इसके अंदर आर्टिकल 32 के अंदर 5 प्रकार की रिट्स जो है वो इशू हो सकती है, ठीक है। तो इशू कौन कर सकता है, उसको इशू सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो हैबियस कॉर्पस की जब हम बात करते हैं तो हैबियस कॉर्पस बेसिकली पहला रिट है लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन, मतलब इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ, ठीक है, मतलब आपने अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया है तो आपने उसको कानूनी तौर पे किया है कि नहीं। मैंडेमस का इसके आगे और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम देखेंगे। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, और कमांड आप किसको करोगे, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को करोगे क्या, नहीं। जो पॉलिटिकल ऑफिशियल है उनको हम कमांड करेंगे, क्यों, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट लगाना मतलब रोक लगाना, किस पे, हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट पे रोक लगा सकती है, स्टॉप लगा सकती है फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, मतलब कि वो अगर अपना जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई काम करते हैं तो उन पे रोक लगाई जा सकती है। सर्सरी, अब सर्सरी मतलब ट्रांसफर केसेस फॉर रिव्यू, मतलब ये प्रोहिबिशन से एक कदम आगे है। देखो प्रोहिबिशन में से रोक लगा सकते हैं, लेकिन सर्जरी में क्या है कि अगर टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट पर रोक लगा रही है वहां तक प्रोहिबिशन है। लेकिन रोक लगाने के बाद, अब रोक क्यों लगा रही है, क्योंकि उनका अधिकार वहां तक नहीं है जहां तक वो काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट। लेकिन सर्जरी में क्या है कि एक कदम आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या बोलेंगे, भाई आपका अधिकार नहीं है तो आप उस पर काम तो नहीं कर सकते, लेकिन वो काम आप हमको, हमारे को ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो ट्रांसफर द केसेस फॉर रिव्यू, ठीक है, तो हायर अथॉरिटी, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप वो केस हमारे पास ट्रांसफर करिए, तो मतलब एक प्रकार से रोक तो लगा ही रहे हैं और ट्रांसफर करने भी बोल रहे हैं वो सर्जरी में, तो ये आपको कंफ्यूज करके पूछता है, याद रखिए। क्यो वारंटो, क्यो वारंटो की हम बात करें तो प्रिवेंट्स अनलॉफुल होल्डिंग ऑफ द पब्लिक ऑफिस, ठीक है, मतलब कि बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यो वारंटो का मतलब होता है वो व्हाट अथॉरिटी, तो आप अगर किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखे हैं तो इससे कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल आके आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भाई किस अधिकार से है, तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बाय व्हाट अथॉरिटीज का मतलब, देन अब आप अपने फंडामेंटल राइट के हनन जब होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर 32, बट आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। बट आप क्या हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जाओगे, नहीं। अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हो तो आपको अंडर 226 ही जाना होगा, आर्टिकल 220, याद रखना दोनों आर्टिकल 226 और 32 दोनों ही हम बात कर लें तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से रिलेटेड है, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, बट आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए और 32 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट के, दोनों के बीच का डिफरेंस के आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर लें तो आर्टिकल 26 की, तो आर्टिकल 26 मोस्टली पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट, ठीक है, हाई कोर्ट को अधिकार देता है। इसका पर्पस क्या है, इट एम्पावर द हाई कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल एंड अदर लीगल राइट्स। अब देखो फर्क क्या है, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली बिना हाई कोर्ट गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के। लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो
सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए नहीं, आप बाकी राइट के लिए भी, अपने लीगल राइट के लिए भी आप जो है वो हाई कोर्ट जा सकते हो। तो इसका जो वर्किंग एरिया आर्टिकल 226 का, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है। स्कोप की हम बात कर लें तो ऑब्वियसली इट इज वाइडर jurisdiction than the article 32 because article 32 include only fundamental right, article 226 include other than fundamental rights legal right also, ठीक है, ये लिखा है other than fundamental right and other right also। दूसरी बात हम देखें तो डिफरेंट जजमेंट्स जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, ये आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आते हैं। खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट इज केस वन एंड भारती केस, सुना होगा आपने, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 में आया था, डेट भी याद रखिएगा। इसमें सिग्निफिकेंस क्या था इसका? इसका सिग्निफिकेंस था उस समय बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिज़ाइन किया गया, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि पार्लियामेंट का पावर कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है हमारे संविधान का, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। केशवरन भारती केस था। देन मनेका गांधी केस 78 में आया था, याद रखिएगा। ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो इसमें पर्सनल लिबर्टी के बारे में एक्सटेंडेड फॉर्म में बताया गया है कि भाई यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी फेयर, मतलब वहाँ पे ह्यूमनली एग्जिस्टेंस होना चाहिए, एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। माइनरवा मिल्स केस, ठीक है, 1980 में आया है। इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, क्या हुआ था कि सरकार द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो आया था 73 में, जो आपका 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद बहुत से बदलाव करने की कोशिश किए गए। और 73 में जो केशवानंद भारती केस का जजमेंट है, तो नल एंड वॉइड करने की कोशिश की गई। इसमें माइनर व दूसरा अमेंडमेंट में 76 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1970, बट उसको उसको ध्यान में रखते हुए माइनरवा मिल्स केस ने बोला कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसा है वैसा ही रहेगा, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ठीक है। तो जितने भी अमेंडमेंट आए थे सबको स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है, जो अगर मौलिक अधिकार के अगेंस्ट जा रहे थे। देन इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस जो हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1992 में आया था, रिजर्वेशन के ऊपर है। इट अपहेल्ड द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी बट अंडर 16(4), बट उसमें कैप लगा दी 50% की, एफिशिएंसी मेंटेन होना चाहिए। तो कुछ क्लॉजेज उसने लगाए थे, बट अफर्मेटिव एक्शन को उसने बैलेंस करने की कोशिश की इक्वालिटी के साथ। तो इंदिरा साहनी केस जो है वो 50% रिजर्वेशन का है टोटल मैनर, कोई कैप लगा के उसके ऊपर नहीं जा सकता। देन एसआर बोमई केस, ये बेसिकली आपका प्रेसिडेंट पावर है, बेसिकली फेडरलिज्म से रिलेटेड है, ताकि फेडरलिज्म मजबूत हो स्टेट स्टेट के बीच में, स्टेट सेंटर के बीच में। विशाखा गाइडलाइंस सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर रिलेटेड है, 97 में आया था। आई आर कोहलो केस की हम बात कर लें तो आई आर कोहलो केस बेसिकली क्या है कि 9th शेड्यूल में जितने भी लॉ डले हैं आफ्टर केशवानंद भारती केस, उन सब का जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये था आई आर कोहलो केस, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की हम बात कर ले अगेन 32 की, तो ये गारंटी करता है इंडिविजुअल को ताकि आप सुप्रीम कोर्ट जा सके जब आपका हनन हो, किसमें पार्ट 3 के आर्टिकल में, दैट इज 12 से 35 के। बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल, ये पूछा गया है इस चीज को, बी आर अम्बेडकर ने ऑप्शन देते हैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, आर्टिकल 32, नन ऑफ द अबव। तो उसमें हार्ट एंड सोल बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा है? आर्टिकल 32 को कहा गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात कर लें तो फीचर्स के आर्टिकल 32 के, भाई रिट जुरिडिक्शन इशू कर सकता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था 5 प्रकार की रिट जो है वो कर सकता है। अब इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप थोड़ा नैरो है, क्यों? बिकॉज आर्टिकल 226 में सारे फंडामेंटल राइट के अलावा किसी और राइट के लिए भी हम जा सकते हैं हाई कोर्ट, लेकिन इसका स्कोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए है। क्या सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रोटेक्टर, अल्टीमेट प्रोटेक्टर का काम करती है, बट अगर आर्टिकल 32 नहीं रहेगा तो फंडामेंटल राइट अपने आप में जस्टिशिएबल ही नहीं रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए 32 को हार्ट एंड सोल कहा है अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव रेमेडी। अल्टरनेटिव रेमेडी बेसिकली हम बात कर लें तो इसमें आर्टिकल 32 में
सिटीजन्स को एडवाइस करते हैं मोस्टली जजेस कि भाई आप पहले 2026 को यूज़ करके हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आइए, ठीक है। द नेक्स्ट इज सस्पेंशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो आर्टिकल 32 जो है, जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है उसको सस्पेंड किया जाता, मतलब कि आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति फिर कोर्ट नहीं आ सकता अगर उसके राइट का हनन हो रहा है। कब? जब आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगी और वो खास करके एक्सटर्नल इमरजेंसी है। तो ये आपका आर्टिकल 359 में आपको ये क्लॉज देखने को। द नेक्स्ट इज हैर्बियस कॉर्पस, ठीक है, जो हमने इनिशियल स्लाइड्स में शॉर्ट में समझा था, वो डिस्क्रिप्टिव मैनर में दिया हुआ है कि हैबियस कॉर्पस मतलब क्या है। यू में हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, कि आप किसी को डिटेन कर रहे हो तो वो किस तरह होना चाहिए, लीगल तौर पे होना चाहिए, ठीक है। देन हम बात कर लें तो मैंडेमस की। मैंडेमस मतलब क्या, वी कमांड। अब मैंडेमस मीन्स वी कमांड। अब वी कमांड, उसका पर्पस क्या होता है, कमांड अ पब्लिक ऑफिशियल, है ना। आप कमांड किसको कर सकते हो, ऑब्वियसली किसी प्राइवेट पर्सन को तो कर नहीं सकते, तो किसी पब्लिक ऑफिसर को या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन को जहाँ पे पब्लिक का पैसा लगा हो, आप वहाँ पे कमांड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन और सर्जरी में फ़र्क हमने देखा था। तो प्रोहिबिट करना, हायर अथॉरिटी कोर्ट जो है वो लोअर अथॉरिटी कोर्ट को करता, ताकि उसकी अथॉरिटी के बाहर वो काम ना कर सके। ये भी सिमिलर वही है, बट आपको केस ऊपर ट्रांसफर करने को भी ये एक्स्ट्रा कहता, ठीक है। तो ये मोस्टली पब्लिक अथॉरिटी को ही करते हैं, ये प्राइवेट के ऊपर। क्यों वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, मतलब कि ये पर्सन को चैलेंज करता है कि भाई आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो भाई किस अथॉरिटी के साथ कर रहे हैं, तो वो बतानी होती, या फिर कोर्ट उसकी इंक्वायरी कर सकता, ठीक है। अगर इस ये किस लिए होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर बिना अथॉरिटी के अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो उसको चैलेंज किया जा सके, ठीक है। द नेक्स्ट इज इसका इम्पोर्टेंस। इसके इम्पोर्टेंस की हम बात कर लें तो आर्टिकल 32 सेफगार्ड्स ऑफ राइट्स, है ना। आर्टिकल 32 ये इंश्योर करता है कि हमारे बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंश्योर हो रहे हैं कि नहीं है। आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है, ठीक है, ताकि वो कोई भी संसद के डिसीजन को या फिर खुद का अगर कोई डिसीजन लिया हुआ है और उसको लग रहा है कि नहीं ये उस समय के हिसाब से सही नहीं है, बदलने की ज़रूरत है, समय बदल रहा है, तो किसका यूज़ करता है, अगेन आर्टिकल 32 का यूज़ करता है। उसका लिमिटेशन क्या है, कि लिमिटेशन ये है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है तो इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है, मतलब कि फिर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, यहाँ पे ये फ्रीज हो जाता है एक तरीके, ठीक है। द कोर्ट कैन रेफ्यूज टू एक्साइज दिस ज्यूरिडिक्शन इफ इट फील्स पेटिशन, ठीक है। कोर्ट मना भी कर सकता है अगर इसको विदाउट मेरिट लगे तो, खास करके, बट ये 352 वाला एंगल है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में आप डिफरेंस देखिए ज्यूरिडिक्शन का, दैट इज आर्टिकल 226 में और 32 में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्कोप हमने पहले ही देखा कि जो नैरो है बहुत, क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है। इसका स्कोप जो है वो बहुत ब्रॉडर है, क्यों, इसमें इसके अलावा लीगल राइट्स भी। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करें तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मोस्टली सुप्रीम कोर्ट का टेरिटरी ऑफ इंडिया पूरी जगह देखने को मिलता है, हाई कोर्ट को ऑब्वियसली स्टेट के अंदर। डिस्क्रिशन की हम बात कर लें तो हाई रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इन इटसेल्फ फंडामेंटल, तो मोस्टली आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट पे ही बात होती है, बट आर्टिकल 226 के अंदर डिस्क्रिशनरी है, मतलब आर्टिकल 32 के अंदर अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को उस पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आर्टिकल 226 के तहत अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट के लिए ही सुप्रीम हाई कोर्ट जा रहा है तो वो बाध्य नहीं है हाई कोर्ट उस पर कार्रवाई करने की, ठीक है। तो अगर फंडामेंट देखिए, डिफरेंस देखिए, फंडामेंटल राइट के लिए, हनन के लिए अगर कोई व्यक्ति 32 के साथ आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। इन 226 के तहत हाई कोर्ट जा रहा है तो हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। यही डिफरेंस। दूसरा, रिट कैन नॉट बी यूज, कब नहीं हो सकती हैबेस कॉर्पस की रिट यूज, ठीक है, कब, जब वो डिटेंशन लॉफुल हो, ठीक है,
कोर्ट ने बोला हो भाई, कंटेम्प्ट, कोर्ट का कंटेम्प्ट किया हो गया हो, ठीक है, और कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर की चीज़ हो, तब वो हैबियस कॉर्पस कैन नॉट बी, ठीक है, तब उस रेट का यूज़ नहीं कर सकते। मैंडेमस, मैंडेमस मतलब वी कमांड, तो मोस्टली कोर्ट जो है वो इस रेट का यूज़ नहीं कर सकती। कब? प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं कर सकती। आप कमांड से पब्लिक इंडिविजुअल को कर सकते हो, ठीक है, पब्लिक एंटिटी को कर सकते हो। प्राइवेट आप मुकेश अंबानी को कुछ थोड़ी बोल सकते हो जाके कि ऐसा करो, की मर्जी है, करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेंगे। टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन विदाउट स्टैट्यूटरी फोर्स, मतलब कि आप डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन देना प्रोवाइड कर दो बिना किसी स्टैट्यूटरी फोर्स के, ठीक है, तो लॉ कानून होना चाहिए। देन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, गवर्नर के अगेंस्ट, चीफ जस्टिस के अगेंस्ट आप ये सब कमांड पास नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी इसको रोक है। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, याद रखिएगा। के बाद हम बात कर लें तो प्रोहिबिशन की, कि प्रोहिबिशन के अंदर प्रोहिबिशन कैन नॉट बी यूज, कब नहीं हो सकता प्रोहिबिशन? आप अगेन लेजिस्लेटिव बॉडी पे, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे यूज नहीं कर सकते, मोस्टली ये पब्लिक बॉडी पे ही यूज कर सकते, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट नहीं कर सकते, मोस्टली कोर्ट के द्वारा ही होता है, छोटे कोर्ट के लिए, ठीक है, हायर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू लोअर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, ठीक है। अगेन हम बात कर लें सर्सरी की, सेपरेशन ऑफ पावर है मोस्टली, तो आप देखें तो आप संसद का काम संसद ही करेगा, जुडिशरी का काम जुडिशरी करेगा, एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव ही करेंगे। तो मोस्टली सर्सरी के अंदर हम लेजिस्लेटिव बॉडी को कुछ नहीं बोल सकते इस तरीके की कि आप ये करिए, ठीक है, और ये आप ये हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम करके देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल को ये नहीं बोल सकते कि आप अपना काम हमें दे, ठीक है। therefore क्यों वारंटो कैन नॉट बी यूज फॉर प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल, किस अथॉरिटी के? अब हम मुकेश अंबानी से जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्यों? उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बाय व्हाट अथॉरिटी? तो प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस इसके अंदर नहीं आते, पब्लिक ऑफिशियल ही आएगा। अगेंस्ट अ पर्सन हु डज नॉट होल्ड द पब्लिक ऑफिस, अब पब्लिक ऑफिस में जो रहेगा उसी के अगेंस्ट आप बात करोगे किस अथॉरिटी से? गवर्नमेंट की। लेकिन जो अगर प्राइवेट बेसिस पे है तो उस पर आप इशू, अगर अगर कोई ऑफिस परमानेंट कैरेक्टर का नहीं है तब भी वो यूज, ठीक है। तो आज हम बात करें तो फंडामेंटल राइट पे बेसिकली कल हमने पीवाईक्यू किए थे, उसकी लिंक जो है वो शेयर कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मोस्टली आप आज की क्लास अगर पूरा देख लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे एक बार, तो मोस्टली आपके फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। कल हम ऐसे ही दूसरा सीरीज लेके आएंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको कोई भी चीज़ अब डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कि पीडीएफ के लिए और बाकी रिसोर्सेज के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच।